हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और स्पेशली एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें हो सकता है कल आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। उससे पहले हम थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि हमारे टोन सेट हो जाए। उसके बाद वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आज के मार्केट के बारे में बात करें, 0.9% की आज आपको गिरावट देखने को मिली, और मार्केट आपको लगातार एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे इस तरीके से देखने को मिल रही है। ना तो मार्केट 17,000 से नीचे जाने को तैयार है, ना ही मार्केट ऊपर के किसी लेवल को तोड़ करके ऊपर की साइड जा रही है। और मैंने आप लोगों से पहले ही ये डिस्कस किया हुआ है कि मुझे 2022 में कोई भी फ्रेश हाइज निफ्टी के लगते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये मेरी कन्विक्शन कहिए या मेरी स्पेक्यूलेशन कहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में। तो आप देखें तो ओपनिंग हुई थी 17,073 पे, और आज हाई लगाया 17,110 का, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई है वो 17,038 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो जहाँ से ओपनिंग हुई थी उससे भी नीचे क्लोजिंग हुई है। आज का अगर आप लो देखेंगे तो 16,958 का लो था। इसका मतलब इंट्राडे में मार्केट ने 17,000 को क्रॉस करने की कोशिश भी की, नीचे जाने की कोशिश भी की, लेकिन जो क्लोजिंग है उसके ऊपर हुई है। अब अगर आप इन रिटर्न्स को देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 साल में आपको 83% रिटर्न्स दिख रहे हैं। ये इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा होगा अब वो अप्रैल 2020 से कंपैरिजन हो रहा होगा, और वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई थी कोविड की वजह से, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सो ये ट्रू पिक्चर को दर्शा नहीं रहा है। अगर हम एक साल के बारे में बात करें, 16% के रिटर्न्स हैं, ये भी अभी बहुत ज़्यादा हैं। निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स के लिए ये रिटर्न्स भी थोड़े से ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। अगर हम 3 साल के बारे में बात करें, 45% के रिटर्न्स हैं, ये भी थोड़े से ज़्यादा हैं। इसीलिए मार्केट इन सारे रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करने की कोशिश करेगी और फिर आपको देगी। अगर आप एक लॉन्ग पीरियड में देखेंगे तो आपको लोअर डबल डिजिट या हायर सिंगल डिजिट के आसपास के रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आज के हम बाकी इंडाइसेस को देखें तो निफ्टी बैंक 1% डाउन था, मिड कैप 0.8% डाउन था, और निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें तो 1.3% डाउन था। सो ऑलमोस्ट हर जगह आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, सो टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर है हीरो मोटोकॉर्प। आज 2500 पे क्लोजिंग हुई है, 4% तेज़ था हीरो मोटोकॉर्प। और दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे बजाज ऑटो भी दिख रहा है, आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो चिप की शॉर्टेज थी उसमें अब थोड़ी सी राहत की सांस मिलने लगी है इन कंपनीज़ को। और जो कंपनीज़ के पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं इनके यूनिट्स के लिए, वहाँ पे भी अच्छी खासी लंबी वेटिंग है। सो ये मैंने पूरा का पूरा पोस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे डाला था, आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, जिसमें हमने ये ऑटो सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको रियल टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको ज्वाइन करना। उसके अलावा टाटा स्टील 1%, एशियन पेंट्स 0.7%, और उसके बाद बहुत छोटी छोटी तेज़ी आपको देखने को मिली। एससीएल टेक्नोलॉजी में आज थोड़ी सी ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो में थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। आज इसके रिजल्ट्स आए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आज के टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर है गाइस बजाज फाइनेंस, 7.2% की गिरावट। अब आप लोगों को याद होगा कि कल आए थे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। 80% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट था। और कल हमने लाइव स्ट्रीमिंग में भी डिस्कस किया था कि रिजल्ट्स बजाज फाइनेंस के बहुत ही शानदार है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि कल स्टॉक गिर जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि रिजल्ट्स के अगले दिन आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी स्टॉक में क्या हो सकता है, अनलेस बिल्कुल ही ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ हो रही हो। सो ये डिपेंड करता है कि एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर क्या एफएनओ में पोजीशंस बनी हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर आज बजाज फाइनेंस गिर गया है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि रिजल्ट्स ख़राब थे, या फिर कुछ लोगों को लगता है, जैसे कल ही मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में एक क्वेश्चन आया था कि किसी XYZ स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद भी स्टॉक गिर गया। तो ऐसा बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, और आज आपको बजाज फाइनेंस में भी देखने को मिला। लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म वाली। लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिटेबिलिटी बजाज फाइनेंस की इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, 18%, 90%, 60%, 70%, जैसे कि इसके रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो आपको स्टॉक का प्राइस भी उसी तरीके से नज़र आएगा। ये 1-2 दिन देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होगा। अगर रिजल्ट्स ऐसे आते रहेंगे, द चार्ट विल फॉलो द रिजल्ट्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। उसके अलावा बजाज फाइनेंस को देखते देखते बजाज फिनसर्व में भी आज आपको गिरावट देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.8%, अडानी पोर्ट्स में काफ़ी दिनों बाद गिरावट देखने को मिली है। शी सीमेंट्स, ICICI बैंक, टाइटन में बहुत दिनों बाद गिरावट देखने को मिली है, अपोलो एंड कोल इंडिया। सो दीज वर दी टॉप लूजर्स ऑफ टुडे। अगर हम आज के कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें गाइस, तो ये सारी अपडेट्स मैंने ऑलरेडी
टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको लाइव मार्केट आवर्स में भी अपडेट्स मिलती रहें, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। सो ट्रेंड के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड के जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो आई है 0.2 करोड़ वर्सेस 29 करोड़ YOY। 100% प्रॉफिट वाइप आउट हो गया है। इनकम के बारे में बात करें 1329 करोड़ वर्सेस 906 करोड़ YOY। सो यहाँ पे रेवेन्यू तो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा खासा डेंट है। लेकिन अगर आप ट्रेंड का चार्ट देखें, जैसे कि यहाँ पे मैं आपके लिए चार्ट लेके आया हूँ ट्रेंड का, तो अप 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 बहुत ही शानदार ट्रेजेक्टरी में ट्रेंड का चार्ट ऊपर चले जा रहा है और आपको रिजल्ट्स दिख ही रहे होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कल आपको ट्रेंड में गिरावट देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है आपको ट्रेंड में। लेकिन अगर हम बात करें HDFC AMC के बारे में, कल नैम इंडिया और आदित्य बिरला AMC के रिजल्ट्स आए थे। उनके रिजल्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि HDFC AMC के रिजल्ट्स आए हैं। फ्लैट रिजल्ट्स हैं। 344 करोड़ का प्रॉफिट आया है वर्सेस 316 करोड़। यहाँ पे आपको 9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2% से रेवेन्यू बढ़ा है। तो बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट्स आ रहे हैं HDFC AMC के। पिछले 3 4 5 क्वार्टर से इसी तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसी वजह से आपको इस स्टॉक का चार्ट ऐसा गिरता हुआ नज़र आएगा। सो आई थिंक ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर गया है। सो इन रिजल्ट्स की वजह से इसमें कल कोई बहुत बड़ी गिरावट आए, ये मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है छोटी मोटी गिरावट आ जाए, हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से भाग भी सकता है। कोई बहुत बड़ी गिरावट इन रिजल्ट्स की वजह से मुझे HDFC AMC में नज़र नहीं आ रही है। और गाइज़, आप लोगों को याद होगा ये जो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये जब बहुत बड़ा स्टेक सेल हुआ था इसमें, उस वजह से हुआ था। यहाँ पे आई थिंक 5% के आसपास स्टेक सेल हुआ था, उस वजह से इसमें ये बहुत बड़ा गैप रह गया है। अब देखना ये होगा कि ये गैप कितने दिनों बाद फिल होता है। अगर हम बात करें अगले स्टॉक के बारे में, परसिस्टेंट, जो कि मिड कैप IT सेक्टर का स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है 201 करोड़ वर्सेस 138 करोड़ YOY। अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है जैसा कि बाकी मिड कैप IT सेक्टर के स्टॉक्स का आया है। इनकम के बारे में बात करें 1680 करोड़ वर्सेस 1153 करोड़ YOY। सो रिजल्ट्स अच्छे हैं मेरे ख्याल से। मिड कैप IT सेक्टर के स्टॉक से ऐसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड रहती है। लेकिन अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पे चार्ट में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि पूरे IT सेक्टर में पिछले कुछ हफ्तों से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मैंने इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में पैटर्न देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम में कल रिजल्ट्स की वजह से आपको थोड़ी सी टेम्परेरी डेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स ने भी इसी तरीके की गिरावट दिखाई थी डेस्पाइट पोस्टिंग डिसेंट रिजल्ट्स। सो हो सकता है परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी आपको कल छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले, या फिर इंट्राडे में कभी ना कभी आपको रेड देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं, वो आए हैं दोस्तों HUL के। अब यहाँ पे तो मैं आपको हेडिंग वाले रिजल्ट्स बता रहा हूँ। अगर आपको HUL के रिजल्ट्स डिटेल में पढ़ने हैं तो यहाँ पे मैंने ऊपर डाले हुए हैं, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे पढ़ लेना। सो HUL के प्रॉफिट के बारे में बात करें 2304 करोड़ आया है वर्सेस 2186 करोड़ YOY। अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि HUL का स्टॉक जिस तरीके से पिटा हुआ है, मुझे तो ऐसे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इनकम के बारे में बात करें 13,767 करोड़ का रेवेन्यू है और वर्सेस 12,433 करोड़ YOY। सो मेरे ख्याल से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, मार्जिन्स भी अच्छे खासे मेंटेन किए हैं। और अगर हम HUL का चार्ट देखें एक बार, तो आपको दिखेगा कि HUL किस तरीके से गिरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक है, अपने सेक्टर का लीडर है। FMCG सेक्टर आपको पता है अभी बुरे टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि सारे के सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं और ऑयल वगैरह के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसी वजह से इन कंपनीज़ को काफ़ी डेंट पड़ रहा है। लेकिन HUL बीइंग द सेक्टर लीडर, इनके पास पावर होती है प्राइसिंग पावर होती है इनके पास। ये क्योंकि सेक्टर लीडर हैं, ये अपने प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं, जबकि छोटे प्लेयर्स के पास ये फ्रीडम नहीं होती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे ही प्राइस नहीं बढ़ा सकते और प्राइस बढ़ा करके उसको पुश नहीं कर सकते मार्केट में, जबकि क्योंकि ये सेक्टर लीडर हैं, ये आराम से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को पुश कर देते हैं, अपने प्राइस हाइक्स को पुश कर देते हैं। सो ये फ़ायदा होता है अगर आप सेक्टर लीडर्स के साथ बने रहते हैं तो। सो लुकिंग एट दी चार्ट, फिर से चार्ट देखते हैं एक बार HUL का। मुझे ऐसा लगता है कि HUL में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है इन रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि रिजल्ट्स डिसेंट हैं और प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है। अगर हम बात करें बजाज ऑटो की, ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स चालू हो गए हैं, तो प्रॉफिट आया है 1526 करोड़ वर्सेस 1551 करोड़ YOY। यहाँ पे प्रॉफिट में ड्रॉप दिख रहा है आपको। भाई देखिए, इंप्रूवमेंट कम हो ज़्यादा हो, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए। लेकिन बजाज ऑटो में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। इवन आप रेवेन्यू देखिए 7975 करोड़ वर्सेस 8596 करोड़, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बजाज ऑटो के चार्ट को देखें तो बजाज ऑटो का चार्ट ये आपको देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक कितने टाइम से उसी एक रेंज में चले जा रहा है। और मैंने आप लोगों के साथ कई बार ये डिस्कस भी किया है कि ऑटो सेक्टर भी काइंड ऑफ साइक्लिक होता है।
इसीलिए बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही स्पेसिफिक स्टॉक्स चुनिए अगर आपको ऑटो सेक्टर से चुननी ही है तो, या फिर अभी तो ऐसे स्टॉक्स को चुनिए ऑटो सेक्टर में जो ईवी व्हीकल्स को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि वही अब नई टेक्नोलॉजी होने वाली है आगे आने वाले 5-10 सालों में। बाकी जो लैग बिहाइंड करेंगे स्पेशली ईवी में, वो लैग बिहाइंड कर जाएंगे अपने चार्ट में भी। अब आप अगर बजाज ऑटो का चार्ट देखो तो बजाज ऑटो गिरा तो हुआ था काफ़ी, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी आ गई है इसमें, जबकि रिजल्ट्स उतने एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं। सो इसमें एक्चुअली बता पाना मुश्किल है कि यहाँ से गिरावट आएगी या तेज़ी आएगी, क्योंकि ऑल्दो रिजल्ट्स ख़राब आए हैं लेकिन अभी चीज़ें थोड़ा सा बेटर होने लगी हैं ऑटो सेक्टर के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी। सो हो सकता है उस वजह से इसमें तेज़ी बनी रहे, या फिर टेम्प्रेरी एक दिन के लिए रिजल्ट्स की वजह से गिरावट भी आ सकती है। तो बजाज ऑटो में बता पाना मुश्किल है कि कल एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। सो ये हो गई बजाज ऑटो के बारे में बात। सो आई थिंक गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरीके की मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि येस आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए, और किस किस तरीके के वीडियो चाहिए आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।